हिंदू बनाम मुगल, ये तीन शब्द सुनकर दिमाग में क्या आता है? सदियों का संघर्ष, लड़ाइयाँ, नफरत, है ना? यही कहानी हमें बार बार सुनाई जाती है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे साझेदारी के उस ऐतिहासिक सच को जो अक्सर किताबों में गुम हो जाता है। तो सीधा सवाल यही है, क्या मिडीवल इंडिया की पूरी हिस्ट्री बस हिंदू वर्सेस मुगल की एक लंबी लड़ाई थी? क्या सच में सब कुछ इतना ब्लैक एंड वाइट था, या कहानी में कुछ और भी रंग थे जो हमें दिखाए नहीं गए? देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इमोशंस या नारों का सहारा बिल्कुल नहीं लेंगे। नहीं, हमारी ये पूरी बातचीत, ये पूरी विवेचना सिर्फ और सिर्फ सबूतों पर टिकी होगी। हम देखेंगे कि फारसी दस्तावेज क्या कहते हैं, उस दौर के जागीरनामे और इतिहासकारों के रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं। फैक्ट्स, नॉट फीलिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शासन में सहयोग का सच। और यहाँ हम उस सबसे बड़ी धारणा को चुनौती देंगे कि मुगल राज का मतलब सिर्फ और सिर्फ जुल्म था। एक तरफ तो ये सोच है कि मुगल शासन मतलब हिंदुओं पर सिर्फ अत्याचार, ये एक बहुत ही कॉमन धारणा है। लेकिन दूसरी तरफ है ऐतिहासिक सबूत, और वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाते हैं। वो कहानी है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं की जबरदस्त भागीदारी की। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये उस वक्त की पावर स्ट्रक्चर की असली तस्वीर है। अकबर के दौर में राजा मानसिंह और टोडरमल तो जैसे साम्राज्य के पिलर थे, और ये सिलसिला रुका नहीं। जहांगीर, शाहजहां और हाँ, औरंगजेब के दौर में भी राजा जसवंत सिंह, जय सिंह, ये सब बड़े बड़े मनसबदार थे। मनसबदार मतलब समझ लीजिए एम्पायर के टॉप मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रही, ये सब आईने अकबरी जैसे सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य सदियों तक सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चल सकता था, चल ही नहीं सकता। मुगल सत्ता की असली बुनियाद सहयोग थी, एक पार्टनरशिप थी, और इस पार्टनरशिप में हिंदू राजाओं और एडमिनिस्ट्रेटर्स का रोल बहुत बड़ा था। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली पर, राजपूत मुगल रिश्ते। क्या ये रिश्ता सिर्फ लड़ाई झगड़े और तलवार का था, जैसा कि फिल्मों सीरियलों में दिखाते हैं? चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं। ये एक लाइन अकबर की पूरी पॉलिटिकल सोच को बता देती है। वो बहुत पहले समझ गया था कि राजपूतों को हराना तो मुश्किल है ही, लेकिन अगर उन्हें अपना दोस्त बना लिया, उन्हें साथ ले लिया, तो ये साम्राज्य अमर हो सकता है। ये थी उसकी दूर की सोच। और सुनिए, ये कोई एक तरफा डील नहीं थी। जिन राजपूत राजाओं ने हाथ मिलाया, उन्हें भी बहुत कुछ मिला। पहली बात, अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी। दूसरी, अपने इलाकों में खुद का राज यानी ऑटोनॉमी। और तीसरी, मुगल दरबार में सबसे ऊंची पोजीशंस और इज्जत। तो ये एक तरह की पार्टनरशिप थी। हल्दी घाटी, इसका नाम आते ही दिमाग में एक हिंदू मुस्लिम जंग की तस्वीर बन जाती है ना? पर जरा रुकिए, सच तो ये है कि महाराणा प्रताप की सेना के एक टॉप कमांडर थे हकीम खान सूर, एक मुस्लिम। और मुगल सेना को कौन लीड कर रहा था? राजा मानसिंह, एक हिंदू। तो ये धर्म की लड़ाई कैसे हुई? ये सत्ता की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। एक और बहुत जरूरी बात, सारे राजपूत एक जैसा नहीं सोचते थे। वो कोई एक सिंगल ग्रुप नहीं थे। जैसे आज भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, वैसे ही तब थी। आप देखिए, आमेर ने हमेशा साथ दिया, बीकानेर ने मिलिट्री सपोर्ट दिया, तो वहीं मेवाड़ ने हमेशा संघर्ष किया। सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे, अपनी अपनी पॉलिसी थी। चलिए अब इतिहास के उस चैप्टर पर चलते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम बात होती है, एक ऐसा अनकहा अध्याय, मंदिरों का। और आप देखेंगे कि मुस्लिम शासकों और मंदिरों का रिश्ता हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो एक तरफ ये मिथक है कि मुस्लिम शासक मतलब मंदिर तोड़ने वाले, लेकिन दूसरी तरफ है असली दस्तावेज जो ये साबित करते हैं कि कई मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को बनाने और चलाने के लिए जमीन और पैसा दोनों दिया। एक क्लासिक उदाहरण है अकबर का। उसने वृंदावन के मशहूर गोविंद देव और मदन मोहन मंदिरों के लिए सिर्फ जमीन ही नहीं दी, बल्कि उन्हें टैक्स फ्री भी कर दिया। और ये बात अकबरनामा में साफ साफ लिखी है। और अब एक ऐसा सच जो शायद आपको हैरान कर देगा। बात उस बादशाह की जिसे इतिहास का सबसे कट्टर शासक माना जाता है, औरंगजेब। जी हाँ, आपने सही सुना,
खुद औरंगजेब के जारी किए हुए फारसी फरमान यानी ऑफिशियल ऑर्डर्स ये बताते हैं कि उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर, चित्तौड़ के बालाजी मंदिर और पंढरपुर के मंदिर तक को अनुदान दिए, जागीरें दी। हाँ, ये वही औरंगजेब है जिसने मंदिर तोड़वाए भी। यही तो इतिहास की कॉम्प्लेक्सिटी है। इसे सिर्फ ब्लैक या व्हाइट में देखना ही सबसे बड़ी गलती है। तो फिर सवाल उठता है कि मंदिर तोड़े ही क्यों गए? देखिए, उस जमाने में मंदिर तोड़ना अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था, और ऐसा सिर्फ मुस्लिम शासकों ने नहीं किया। हिंदू राजा शशांक ने बौद्ध मठ तोड़े, चोल राजाओं ने दूसरे हिंदू राजाओं के मंदिर गिराए, मुगलों ने भी मंदिर तोड़े, लेकिन ज्यादातर उन राज्यों में जो उनके खिलाफ बगावत करते थे। तो असल बात यह है कि उस दौर में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के सेंटर भी हुआ करते थे। तो जब एक राजा दूसरे को हराता तो वो उसकी पावर के सिंबल को तोड़कर अपनी हुकूमत का ऐलान करता था। ये मामला धर्म का कम और पॉलिटिक्स का ज्यादा था। तो इस लेन-देन, इस साझेदारी का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक खूबसूरत साझा संस्कृति, एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारी रगों में दौड़ती है। आप इसे कला में देख सकते हैं। मुगल पेंटिंग क्या है? भारतीय और पर्शियन स्टाइल का एक कमाल का मिक्सचर। आप इसे संगीत में सुन सकते हैं। तानसेन और ध्रुपद का विकास इसी दौर की देन है। आप इसे साहित्य में पढ़ सकते हैं। रामायण और महाभारत का फारसी में ट्रांसलेशन हुआ ताकि ये कहानियां एक नई दुनिया तक पहुंच सकें। तो फिर ये सवाल तो बनता है कि अगर सहयोग और साझेदारी की कहानी इतनी गहरी है तो हमें सिर्फ लड़ाई और नफरत की कहानी क्यों सुनाई जाती है? इसकी कई वजह हैं। शुरुआत की ब्रिटिश इतिहासकारों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने, फिर आई मॉडर्न पॉलिटिक्स जिसने इस कहानी को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, और आज सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी इतनी तेजी से फैलती है कि कुछ चुनिंदा घटनाओं को ही पूरा इतिहास मान लिया जाता है। तो आखिर में बात क्या निकल कर आती है? यही कि भारत की असली पहचान लगातार के झगड़े में नहीं है। हमारी असली पहचान है हमारी साझा विरासत, हमारा शेयर्ड कल्चर जो सदियों के इसी लेन-देन और सहयोग से बना है। और मैं आपको बस एक सोच के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर हिंदू और मुगल सिर्फ और सिर्फ दुश्मन ही होते तो क्या आज का भारत वैसा होता जैसा हम इसे जानते हैं? शायद नहीं। इतिहास को कभी-कभी धर्म के चश्मे से नहीं बल्कि एक गहरी दृष्टि से देखने की जरूरत होती है।